हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रेनबो वर्ल्ड। और इस पार्ट में हम बहुत सारी मज़ेदार चीज़ों को देखने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखो ताकि आपसे कुछ भी मिस ना हो। इस पार्ट की शुरुआत में हमारा रे जिस घर से बातें कर रहा था वो कहता है, क्योंकि मुझे तुम्हारे चैम्बर पे आए हुए 1 महीने से भी ज़्यादा वक्त हो गया है, तो इसीलिए ये संभव है कि हर कोई जानता है कि वो तुम्हारे फेवर से बाहर हो गई है। जिसकर उसकी बात सुनकर उसी की तरफ घूरने लगता है। हमारा रे कहता है, मैं जितना यूजफुल अभी हूँ मैं उससे ज्यादा नहीं हो सकता। जिसका रे की तरफ अपने हाथ आगे बढ़ाता है और उसके बाद क्या होता है वो सिचुएशन हम थोड़ी ही देर में देखने वाले हैं। तो ये सिचुएशन कैसा है, रोमांटिक है। हमारा रे जिसकर के लैब पे बैठा हुआ है और जिसकर ने बहुत प्यार से उसे होल्ड करके रखा है। थोड़ी देर के लिए हमारा रे कुछ भी समझ नहीं पाता, वो हैरान हो गया था जिसकर के सडन एक्शन की वजह से। वो ब्लश करते हुए पूछने लगता है कि तुम क्या कर रहे हो। जिसकर पॉजिटिवली उसके कमर को टाइटली पकड़ लेता है और उसके फोरहेड पर एक जेंटल किस करता है। इस किस के बाद हमारे रे फ्रीज हो गया था और उसके चेहरे के रंग उड़ गई थी, लेकिन जिसकर तो थोड़ा सा शर्मा रहा था। रे सडनली उसे धक्का देते हुए कहता है कि ठीक है मैं समझ गया, मेरे ऊपर से हटो। जिसकर पूछता है तुम एग्जैक्टली क्या समझे। रे थोड़ा शर्माते हुए और चिढ़ते हुए कहता है, मैं इस फैक्ट को समझता हूँ कि तुम मुझे सिर्फ एक पॉलिटिकल टूल की तरह नहीं देखते, लेकिन एक कीमती खजाने की तरह भी। जिसकर उसकी बात सुनकर थोड़ा सा मुस्कुराता है और फिर कहता है, क्या तुम सच में इस चीज को बिलीव करते हो जबकि मैं तुम्हें तुम्हारे इच्छा के विरुद्ध बैंक्वेट में ले जा रहा हूँ। रे उससे कहने लगता है कि तुम कह रहे हो ये मेरी इच्छा के खिलाफ है, लेकिन फिर भी तुम मुझे अपनी बात एक्सेप्ट करवाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हो, और वैसे भी एक स्लेव की बातें तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती। वो अपने सीट पर बैठते हुए कहता है कि हाउएवर मैं बस एक बार जाऊंगा। हमारा रे सीरियस होते हुए जिसकर की तरफ देखकर कहता है, शिराक और एम्प्रेस के सफाई के मामले में मुझे और ज़्यादा इन्वॉल्व मत करो। रे बकबक करते हुए कहता है, मैं खाना खाने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये बकवास क्यों हो रही है। जिसकर इस दौरान सिर्फ चुपचाप उसे देखता रहता है और फिर सडनली उससे कहता है, मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूँ। और उसकी बात सुनकर रे उसकी तरफ देखने लगता है। जिसकर कहता है, तुम उनके सामने खुद को कमजोर क्यों दिखाते हो। रे उसकी बात सुनकर हैरान हो गया था और फिर वो कहता है, रे जिसकर के इस सवाल को अवॉइड करता है और कहता है, मेरे मन में कुछ था इसलिए मैं तुमसे पूछना चाहता था। रे अब कहने लगता है, तुम शिराक से हर्षली बातें करते हो और तुम उसे तुमसे मिलने की अनुमति नहीं देते, तो क्या सच में तुम उससे नफरत करते हो। रे अपने मन में कहता है, जिसकर एक कोल्ड पर्सन लगता है, लेकिन सच्चाई यही है कि वो ऐसा नहीं है। क्या इस तरह का पर्सन सच में अपने बेटे से नफरत करेगा और उसे इस तरह से ट्रीट करेगा। फिर वो खुद से ही कहता है, नहीं, जिसकर ऐसा एक्ट इसलिए करता है क्योंकि शिराक को अपनी जगह पर रखना ही एल्फ हैशर के लिए अच्छा है। जिसकर कहने लगता है, तो क्या तुम मुझे ये कह रहे हो कि मैं उसे अपमानित ना करूं। हमारा रे हाथ हिलाते हुए कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। और ऑफ कोर्स एम्पर का पोजीशन कुछ ऐसा नहीं है कि किसी के ऊपर दया करके छोड़ दिया जाए। जिसकर कहता है, तो फिर तुम क्या कहना चाहते हो। रे कहता है, तुम्हारा इंटेंशन शिराक और उसके मदर के ब्लड लाइन को शुद्ध करने का है ताकि तुम इंपीरियल अथॉरिटी को मजबूत कर सको। मैं तुमसे सहमत हूँ। ऐसा ही है, मुझे उन लोगों पे दया आती है जिन्हें मजबूरी में मरना पड़ता है। वो अपने सिबलिंग्स के बारे में सोचते हुए ये सब कह रहा था। वो अपने पास्ट लाइफ में उन लोगों को नहीं मारना चाहता था, लेकिन वो लोग तो उसके जान के पीछे पड़े हुए थे। हमारा रे अब जिसकर से कहने लगता है, मुझे यकीन है कि तुम्हें भी अपने बेटे को दूर धकेलते हुए अच्छा नहीं लगा होगा, जो सिर्फ तुम्हारे अफेक्शन के लिए तरस रहा था। इस मामले में मेरी फीलिंग्स बस यही तक है। जब मैं क्राउन प्रिंस था तब मैं अपने पूरे शाही परिवार के साथ साथ अपने मदर के रिश्तेदारों को भी ख़त्म कर दिया। इसी के साथ हमें फिर से लेबेनॉट के पास्ट के बारे में दिखाया जाता है। एक पर्सन चिल्लाते हुए कह रहा था कि प्लीज़ थोड़ा मर्सी दिखाइए, मैं कुछ भी करूँगा, लेकिन अगले ही पल उस पर्सन को भी मार दिया जाता है। कोई पर्सन चिल्ला के कहता है, यह हस हाइनेस का कमांड है, किसी को भी यहाँ से भागने मत दो। हम एक बच्ची को देखते हैं जो अपनी गुड़िया के साथ छुपी हुई थी। उसकी हालत सही नहीं लग रही थी
और थोड़ी देर बाद सिर्फ उसकी गुड़िया रह जाती है। लेबेनॉट कहता है, मुझे उनके लिए सिंपैथी महसूस हुई जो लोग डर में मर गए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था जो किया जा सकता था। रेई कहता है, अगर मुझे फिर से उन दिनों को जीना पड़े तो मैं उन लोगों को 1000 बार मार डालूंगा और उनके डेड बॉडीज का ढेर लगा दूंगा। रेई अपनी माउथ को बाइट करते हुए कहता है कि मेरी भूख मर गई है। ये वो अपने मन में कह रहा था और इस तरफ जिस्कर कहता है, एम्प्रेस और शिराक बीड्स है जिन्हें गार्डन से उखाड़ा जाना चाहिए, तो इसीलिए तुम्हें उनके बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा रेई कहता है, मैं वरीड नहीं हूँ। इस तरह से टाइम बीतता गया और समर फेस्टिवल का दिन आ गया। अब हमें बैंक्वेट हॉल का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो एक दूसरे को ग्रीट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ बातें कर रहे हैं। बैंक्वेट हॉल का दरवाज़ा खुलता है। एक पर्सन जोर से चिल्लाते हुए कहता है, मैं हस मजिस्ट्री एम्परर को प्रेजेंट करता हूँ। हम एम्परर के साथ उसके मेल कॉन्क्यूबाइन मतलब उसके बॉयफ्रेंड को भी देखते हैं। जिस्कर और रेई साथ में अच्छे लग रहे हैं। जिस्कर रेई का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, हम एक साथ एंटर करते हैं। रेई अपने मन में कहता है, तुमने काफ़ी अच्छा शो प्लान किया है। जिस्कर अपने प्लान के हिसाब से रेई का हाथ पकड़ के बैंक्वेट में एंटर करता है और उन दोनों को एक साथ देखकर बहुत सारे लोग आपस में फुसफुसा के बातें करने लगते हैं। जिस्कर सब लोगों से कहने लगता है कि समर सीजन की शुरुआत के लिए यह बैंक्वेट है, तो सब लोग एंजॉय कीजिए। यहाँ पर एम्प्रेस शिराक के साथ आ गई थी और वो जिस्कर को ग्रीट करती है। जिस्कर रेई के कंधों के ऊपर हाथ रखता है और कहता है, एम्प्रेस तुमने इस पार्टी की तैयारी बहुत अच्छे से की है। रेई के कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए देखकर शिराक और एम्प्रेस दोनों का ही हालत खराब हो जाता है। एम्प्रेस कहती है, ये तो मेरे लिए ऑनर की बात है। जिस्कर रेई को वाइन ऑफर करते हुए कहता है, ये लो रेई। रेई वाइन के ग्लास हाथों में लेकर सोचने लगता है कि वो असल में इतना फ्रेंडली नहीं है, लेकिन ये उसके नॉर्मल बिहेवियर से बहुत ज़्यादा ही अलग होना चाहिए, ये देखते हुए कि हर कोई कितना आश्चर्यचकित है। जिसकर सडनली उसके पास चला जाता है और उसके कानों में विस्पर करते हुए कहता है, ज़्यादा मत पियो। उसके सडन एक्शन से हमारा रेई फिर से परेशान हो जाता है और उसके मुंह से ड्रिंक बाहर निकल जाती है। एम्परर खुद रेई के माउथ को वाइप करने लगता है और उन दोनों को इतना नज़दीक देखकर एम्प्रेस को जलन होने लगती है। वो इतना ज़्यादा जलने लगती है कि वो जोर से शिराक का हाथ दबाने लगती है और शिराक भी बहुत ज़्यादा ही हैरान होकर उनकी तरफ देख रहा था। यहाँ पर ये ड्रामा चल ही रहा था, लेकिन सडनली कोई बैंक्वेट हॉल में आने के बाद जोर से कहता है, योर मैजेस्टी। और ये होता है ड्यूक मार्कस। और अब ड्रामा तो और भी ज़्यादा ही मज़ेदार होने वाला है। ड्यूक एम्प्रेस के कंधे के ऊपर हाथ रखते हैं और फिर जिस्कर से कहते हैं कि मैं समझता हूँ कि आप इस फेस्टिवल को एंजॉय करना चाहते हैं, हाउएवर मुझे इसे कहते हुए खेद हो रहा है, लेकिन आपका एक्शंस वो अनुचित है। काउंट अब कहते हैं कि मैंने पहले भी आपसे कितनी बार ये रिक्वेस्ट किया है और हम उसके आइडेंटिटी के बारे में कुछ भी नहीं जानते। वो एक सस्पिशियस कैरेक्टर है। वो आपका फेवरेट कॉन्क्यूबाइन हो सकता है, लेकिन उसे बेड़ियों में जकड़कर इस फेस्टिवल पर लाना ये पूरी तरह से अपमानजनक है। और हमारा रेई इस दौरान सारी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहा था और जिस्कर भी। हमारा रेई अपने मन में कहता है, शुरू से लेकर आखिर तक इस पर्सन ने जो भी कहा वो सही था। मैं ऑलमोस्ट चिल्लाने वाला था सहमति में। हमारा रेई कहता है, एक स्लेव को फेस्टिवल में शामिल करना एक अलग बात है, लेकिन उसे बेड़ियों में जकड़कर फेस्टिवल में शामिल करना ये अनबिलीवेबल है। आर्च ड्यूक की बात सुनने के बाद जिस्कर अपना एटीट्यूड दिखाते हुए कहता है, ऐसा लगता है कि आप मेरे प्राइवेट मैटर्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। वास्तव में ऐसा लगता है कि आप राष्ट्रीय मामलों के तुलना में मेरे प्राइवेट मैटर्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड लगते हैं। आर्च ड्यूक भी एकदम महान इंसान बनते हुए कहता है, ये सब कुछ योर मैजेस्टी के सेफ्टी के लिए है। क्या ये सच नहीं है कि वो जंजीरों में इसलिए बंधे हैं क्योंकि उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता? मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे एडवाइस को दिल से लीजिए। जिस्कर ड्यूक के बातों को पूरी तरह से इग्नोर करता है। वो सडनली एम्प्रेस की तरफ मुड़ता है और उससे पूछने लगता है, मुझे सच बताओ, क्या तुमने तुम्हारे फादर को तुम्हारे जगह पर बोलने के लिए कहा है क्योंकि तुम अपने जेलसी को सहन नहीं कर पा रहे थे? वो परेशान हो जाती है। वो कहती है कि नहीं योर मैजेस्टी, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी।
और इस तरफ ड्यूक उसके कंधों पर हाथ रखता है और उसे जिस्कर से थोड़ा दूर ले जाते हुए कहता है कि अपने आप को शांत करो। एम्प्रेस रेई की तरफ घूर के देखती है। रेई अपने मन में कहता है, ऐसा लग रहा था मानो आज का एंटरटेनमेंट यहीं पर खत्म हो जाएगा, लेकिन आर्च ड्यूक अपने नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी का इंतजार करेगा और जिस्कर बैंक्वेट एंड होने के बाद भी अपने पर्च को कंटिन्यू रखेगा। ये सिचुएशन तब तक रिपीट होती रहेगी जब तक कोई एक साइड हार नहीं मान लेता। रेई चुपचाप अपने ख्यालों में खोया हुआ था और जिस्कर उसी की तरफ देख रहा था। रेई सडनली जिस्कर की तरफ देखता है और कहता है, ऐसा लगता है मेरा रोल यहाँ पर खत्म हो गया है। मुझे यहाँ पर घूमने की तुम्हारी परमिशन है? जिस्कर ज्यादा कुछ नहीं कहता। जिस्कर वहाँ से मुड़ के जाते हुए कहता है, जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो। और हमारा रेई थोड़ा सा हैरान हो जाता है। रेई अपने मन में कहता है, उसे इतनी आसानी से मेरे रिक्वेस्ट को मानते हुए देखकर मुझे यकीन हो गया है कि वो देखना चाहता है कि मैं इसके आगे क्या करूँगा। रेई कहता है ये कोई मायने नहीं रखता और फिर वो पार्टी में घूमने लगता है, लेकिन सडनली उसके सामने एक लेडी आ जाती है। वो हमारे रेई को ग्रीट करती है और फिर कहती है कि मैंने रूमर्स सुनी थी, लेकिन फाइनली मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलकर खुश हूँ। वो लेडी कहती है, मेरा नाम काउंटेस मैट्यो है। रेई मुस्कुराता है और पोलाइटली कहता है, आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं रेई हूँ। वो दोनों एक दूसरे के साथ हंस हंस के बातें कर रहे थे और बैंक्वेट हॉल में जितने भी लोग थे वो सभी लोग हमारे रेई की तरफ ही देख रहे थे। हमारा रेई हंसते हुए बातें तो कर रहा था, लेकिन वो अपने मन में कहता है, मैं यहाँ पर निश्चित रूप से सबसे अलग दिखता हूँ, चाहे लोग मुझे कुछ हासिल करने का अवसर समझे या महज जिज्ञासा के वस्तु के रूप में देखे। फॉर्चुनेटली मुझे इन डार्क हार्टेड नोबल्स से निपटने का पर्याप्त अभ्यास हो चुका है। रेई ये सब कुछ सोच रहा था, लेकिन सडनली कोई उससे कहता है कि तुम, और हमारा रेई जब पीछे पलट के देखता है तो वहाँ पर क्राउन प्रिंस था। वो चिल्लाते हुए कहता है, तुम फादर के बिना कुछ भी नहीं हो, मेरा मतलब हस मैजेस्टी। तुम्हें क्या लगता है तुम इस जगह पर अपनी मर्जी से घूम सकते हो? और उसकी बात सुनकर पूरे बैंक्वेट हॉल में सब लोग बहुत ज़्यादा ही नर्वस हो जाते हैं और उसी की तरफ देखने लगते हैं। और हमारा रेई चुपचाप खड़े होकर उसका ये ड्रामा देख रहा था। हमारा रेई अपने मन में कहता है, एक 15 साल का क्राउन प्रिंस इतना इमेच्योर कैसे हो सकता है? वो कहता है, योर हाइनेस। लेकिन इस तरफ तो क्राउन प्रिंस गुस्से में अपना दांत पीस रहा था। वो उसके पास जाता है और उसके कान में कहता है, यहाँ पर हर कोई अभी तुम्हें देख रहा है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है ये सभी इम्पोर्टेंट लोग मुझसे इतने आकर्षित है क्योंकि एम्परर मेरे साथ है? अब तुम्हारे एक्शंस जल्दी ही उसके कानों तक भी पहुँचेंगे, तो अपने गुस्से को शांत करो और मुझे परेशान मत करो। उसकी बात सुनकर क्राउन प्रिंस गुस्से में वहां से जाने लगता है। उसके जाने के बाद रेई अपना सर पकड़ लेता है और अपने मन में कहता है, मैं बिलीव नहीं कर सकता कि मुझे ऐसे बच्चे के साथ डील करना होगा। वो सोच ही रहा था, लेकिन सडनली उसके पीछे डॉनपिल आ जाता है और उसके हेड को रब करने लगता है। डॉनपिल कहता है, मैं देखना चाहता था कि तुम उसे कैसे हैंडल करते हो और ऐसा लगता है कि मुझे इंटरफेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। वो उसे शाबाशी देते हुए कहता है कि सच में बहुत बढ़िया। रेई कुछ सोच रहा था, वो उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। वो सडनली एक्सक्यूज मी कहकर वहाँ से जाने लगता है और उसे इस तरह से जाते हुए देखकर डॉनपिल तो बहुत ज़्यादा हैरान हो गया था। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम प्रिंस को देखते हैं। वो बैंक्वेट हॉल को छोड़कर बैल्कनी में आ गया था। वो बहुत ज़्यादा परेशान लग रहा था, लेकिन सडनली कोई डोर ओपन करता है तो वो उस तरफ देखते हुए कहता है कि वहाँ पर कौन है। वहाँ पर रेई को देखकर वो गुस्से में कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की? जब रेई कुछ भी नहीं कहता तब वो कहता है कि ठीक है, मैं इस मौके का फ़ायदा उठाकर तुम्हें अच्छी तरह पीटूंगा। वो हमारे रेई की तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन हमारा रेई उसके हाथों में एक स्लैप मारता है और फिर उसे कस के पकड़ लेता है और चिल्लाते हुए कहता है, बहुत हो गया बचपना, क्या तुम्हारा एम्परर बनने का कोई इच्छा नहीं है? प्रिंस इतना ज़्यादा हैरान हो जाता है कि वो कुछ भी नहीं कह पाता, लेकिन रेई उसे धक्का दे देता है। वो नीचे गिर जाता है और हैरान होकर रेई की तरफ ही देखने लगता है। रेई भी सीरियस फेस के साथ उसी को देख रहा था और फिर वो अपने मन में कहता है, एक क्राउन प्रिंस का इस तरह से बिहेव करना कितना पैथेटिक है। रेई उसका कॉलर पकड़ के उसे उठाते हुए कहता है, अगर तुम कभी एम्परर बनना चाहो तो अपने मदर से दूर हो जाओ, उसे नीचे रख दो, उससे छुटकारा पाओ और अपने फादर के सामने अपने वर्थ को प्रूव करो। और अगर तुम उसे नहीं छोड़ सकते
तो तुम्हें उसे और आर्च ड्यूक को मनाना होगा। तुम्हें उन्हें यह समझाना है कि जो कुछ उनके पास है उसी में सेटिस्फाइड रहे और ज्यादा पावर गेन करने की कोशिश ना करे। ऐसा कहने के बाद रेई शिराक को धक्का दे देता है और कहता है, और अगर तुम्हारा उसमें भी कोई इच्छा नहीं है तो सिंहासन की खोज छोड़ दो। रेई उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम हमेशा कवर्स के अंदर छुप सकते हो और कहीं भी एक होल में एस्केप कर सकते हो। रेई की बात सुनने के बाद शिराक बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कुछ भी नहीं कहता, लेकिन वो रेई को धक्का देकर वहां से जाने लगता है और अपने पीछे दरवाजे को बहुत जोर से बंद करता है। रेई यहाँ पर अकेला रह गया था और फिर वो उदास होते हुए अपने मन में कहता है, ऐसा लगता है जैसे मैंने बिना किसी अच्छे कारण के इंटरफेयर किया है। रेई अब कहता है, शिराक को आखिर में बाहर कर दिया जाएगा और हाई चांस यही है कि उसे मार दिया जाएगा। मैंने सोचा कम से कम उसे सच्चाई तो पता चलनी चाहिए, बजाय इसके कि वो बिना कारण जाने ही मर जाए। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो इतना स्टूपिड होगा। सडनली डोर ओपन करने की आवाज होती है तो रेई उस तरफ देखने लगता है और हम देखते हैं यहाँ पर तो डॉन पेल और क्रिस्टियन खड़ा है। डॉन पेल कहता है, अभी अभी जस्ट मैंने क्या सुना? इसका मतलब थोड़ी देर पहले रेई ने शिराक से जो कुछ भी कहा वो इन दोनों ने भी सुन लिया है। डॉन पेल अब सीरियस होते हुए कहता है, रेई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम एम्परर के फेवरेट हो, तुम अभी भी एक स्लेव हो। तुम्हें ऐसा नहीं लगता तुमने इस बार हद पार कर दिया है? क्रिस आगे आते हुए कहता है, प्रिंस शिराक कर भी कह सकते हैं एनीवे। और डॉन पेल उसकी बात सुनकर गुस्सा हो जाता है। वो कहता है, तुम भी उसके साइड ले रहे हो। वो कंप्लेन करते हुए कहता है, ये क्लियरली रेई की गलती है और उसे पीट पीट कर मार डालना असंभव नहीं है। और क्रिस उसकी बात सुनकर एकदम चुप हो जाता है और रेई कहता है कि क्या? रेई उदास होते हुए कहता है, वो क्या कर सकता है? वो अभी भी एक इमेच्योर चाइल्ड है, वो मेरे कुछ शब्दों से नहीं बदलेगा। डॉन पेल कहता है, तो फिर ये सब कहने का फायदा क्या? क्या तुम्हें अपनी लाइफ की कोई परवाह नहीं? रेई शिराक के बारे में याद करता है। वो कहता है कि मुझे उसके लिए सॉरी फील होता है। ऐसा कहने के बाद रेई शांत हो जाता है और यहाँ का एटमॉस्फेयर थोड़ा हैवी हो जाता है। और यहाँ पर सडनली जिस्कर आ जाता है। वो कहता है, रेई यहाँ आओ। और रेई उसकी तरफ शांत होकर कुछ देर तक देखता रहता है और फिर उसकी बात मानकर उसकी तरफ जाने लगता है। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है। रेई और जिस्कर अपने कमरे में वापस आ गए थे और यहाँ पर दो मेड भी है जो जिस्कर को अपने कपड़े उतारने में मदद कर रही थी और जिस्कर उन लोगों को यहाँ से जाने के लिए कहता है। रेई इससे अनॉयड हो जाता है। वो कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर रहे हो? अब तुम चाहते हो कि मैं एक स्लेव की तरह काम करूं और अपने कपड़े चेंज कर लूं? जिस्कर सीरियस फेस के साथ रेई की तरफ देखकर कहता है कि मैं बहुत सरप्राइज हूँ कि तुम बैंक्वेट में कितने अच्छे से घुल मिल गए। ये मेरे डाउट को दूर करने के लिए इनफ था। रेई कहता है, तो तुम इसलिए अनईजी फील कर रहे हो क्योंकि तुम मेरे बारे में अनसर्टेन थे? जिस्कर कहता है, मेरा ये मतलब नहीं था। रईसों द्वारा आयोजित की गई एक पार्टी के बीच फैंसी आउटफिट पहने ये तुम्हें बहुत सूट कर रहा था। अगर तुम एक स्लेव के रूप में पैदा हुए होते तो ये कभी संभव नहीं होता। बैंक्वेट में मौजूद लोगों ने तुम्हें देखकर शायद यही सोचा होगा। रेई मुस्कुराता है और फिर उसे टीज करते हुए कहता है, तुम मेरी काफी तारीफ कर रहे हो। रेई की बात सुनकर जिस्कर थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है और उसकी तरफ ही देखने लगता है। फिर उसके पास जाकर उसे टच करने लगता है। जिस्कर कहता है कि ये कपड़े तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छे लग रहे हैं, इतना कि उन्हें रिमूव करने से मुझे गिल्टी फील करवाने के लिए इनफ है। रेई जिस्कर का इरादा समझ जाता है। वो घबराते हुए अपने मन में कहता है, मुझे मत कहना कि ये सब उसी डायरेक्शन में जा रहा है। रेई जिस्कर के हाथ पर एक स्लैप मारता है और गुस्से में कहता है, मैंने तुम्हारी वजह से अपने विल के अगेंस्ट बैंक्वेट अटेंड किया, क्या तुम्हें कोई शर्म नहीं है? जिस्कर भी उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, क्या ये सच में तुम्हारे विल के अगेंस्ट था? रेई गुस्से में अपने मन में जिस्कर को गाली देता है, लेकिन जिस्कर से कहता है, ऑफ कोर्स अगर तुम्हारे पास ज़मीर है तो मुझे आज़ाद कर दो। रेई की बात सुनकर जिस्कर थोड़ी देर के लिए शांत रहता है और फिर सडनली वो रेई को अपने पास खींच लेता है और कहता है, तो क्या ऐसा है? मुझे याद नहीं कि मैंने कभी कहा था कि मैं आज रात तुम पर हाथ नहीं रखूंगा। जिस्कर रेई के कान में धीरे से कहता है, मैं तुम्हें बहुत अच्छा फील करवाऊंगा। वो और भी सारी डर्टी बातें करता है। रेई उसकी बात सुनकर डर जाता है।
वो जिस्कर को गाली देते हुए कहता है ये पागल आदमी किस तरह की बातें कर रहा है। यहाँ पर ये दोनों ही डर्टी बातें करते हैं तो इसे स्किप करते हैं। जिस्कर सडनली रेई को अपनी बाहों में उठा लेता है। जिस्कर रेई को किस करते हुए कहता है कि मैं मेक श्योर करूँगा तुम्हें उतना हर्ट ना करूँ जितना पिछली बार किया था, ताकि तुम रिलैक्स कर सको। रेई परेशान हो जाता है। वो अपने मन में कहता है वो सब भूल जाओ, बस मुझसे दूर हो जाओ, मुझे सिक फील हो रहा है। जिस्कर रेई को किस करने के लिए आगे बढ़ता है और इसके बाद क्या होगा वो तो आपको भी पता है। उनके हॉट सेशन खत्म हो जाने के बाद हम रेई को देखते हैं। वो बहुत थका हुआ है और बेड पर अकेला सोया हुआ है और हम जिस्कर को देखते हैं। वो खुद को क्लीन करने के बाद उसके पास आ जाता है और उसे टच करने लगता है। इन लोगों की इंटेंस एक्सरसाइज की वजह से मैंने ऑलमोस्ट चैप्टर 16 को स्किप कर दिया है। क्या जिस्कर और भी कुछ करने के बारे में सोच रहा है? एनीवे, वो बहुत गौर से रेई के चेहरे की तरफ देख रहा था और फिर उसे टाइटली हग कर लेता है और कहता है रेई। वो बार बार उसे बुला रहा था जैसे कि उसे डर हो कि रेई उसे छोड़ के चला जाएगा। रेई गहरी नींद में था। उसे महसूस हुआ जिस्कर उसे बुला रहा है। रेई कहता है क्या मैं थकावट के कारण सोते वक्त जिस्कर के मुंह से अपना पुराना नाम सुना था और ये सिर्फ एक सपना था। रेई को ऐसा लगता है जिस्कर उसके बॉडी को और उसे अपने फायदे के लिए यूज कर रहा है, लेकिन ये सीन देखकर तो लगता है जिस्कर रेई से बहुत ज़्यादा ही प्यार करता है और सिर्फ रेई से नहीं, वो लेबेनॉट को भी पसंद करता था। इस बात की शुरुआत होती है और कोई कहता है चेकमेट। हम रेई को देखते हैं। वो चाय पीते हुए बहुत एटीट्यूड में कहता है मुझे लगता है कि टाइम आ गया है कि तुम ये मान लो कि गेम के स्ट्रैटेजी में मैं तुमसे अच्छा हूँ। रेई की बात सुनकर जिस्कर थोड़ी देर तक सोचता रहता है। उसके बाद वो सडनली खड़ा हो जाता है और बोलता है मुझे जाना होगा और तुम्हें भी जाना होगा। जिस्कर कहता है ये अमेजिंग है कि हमने गेम को 1 घंटे में ही खत्म कर दिया। जिस्कर की बात सुनने के बाद रेई अपने मन में कहता है बैंक्वेट को 2 महीने बीत चुके हैं और इस दौरान एम्प्रेस ब्रुशल और उसके परिवार के साथ कॉन्फ्लिक्ट और भी ज़्यादा इंटेंस हो गया, जिसकी वजह से जिस्कर हर सुबह बहुत जल्दी निकल जाता था और रात को बहुत देर से वापस आता था। 2 हफ्ते हो गए हैं जब मुझे बाहर जाने से मना कर दिया गया है। क्या इसलिए वो अलाउ नहीं कर सकता मेरे जैसा सस्पिशियस नेचर का कोई इंसान इस तरह के अनस्टेबल टाइम पर फ्री घूमे? रेई और भी कहता है वेल ये तो सिर्फ मेरा अंदाजा है। एनीवे, ऐसा नहीं है कि मैं शिराक और एम्प्रेस के सामने आने वाले परिणामों के बारे में उससे कुछ पूछना चाहता हूँ। फिर वो कहता है कि मुझे यकीन है कि वो खुद से ये सब कुछ हैंडल कर लेगा। अब हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं। रेई और जिस्कर बाहर था, उनके साथ डॉन पेल, क्रिस्टियन और कुछ और कैरेक्टर्स। वो सभी लोग जिस्कर के पैलेस की तरफ जा रहे थे। रेई पैलेस की तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है अगर मैं अभी अंदर जाऊं तो मुझे फिर कब बाहर जाने की परमिशन मिलेगी? रेई सडनली रुक जाता है और बोलता है कि क्या सच में मेरे लिए कुछ करने को नहीं है? सडनली रेई की आवाज़ सुनकर जिस्कर भी रुक जाता है। रेई कहता है मैं आजकल अपने चैम्बर में बहुत ज़्यादा ही वक्त बिता रहा हूँ तो मेरे पास बहुत सारा फ्री टाइम है। रेई की बात सुनकर जिस्कर थोड़ी देर तक उसकी तरफ ही देखता रहता है और फिर उसे टीज करते हुए बोलता है तो फिर मैं तुम्हारे पेपर वर्क को इंक्रीज कर देता हूँ। रेई एम्बैरेस हो जाता है। वो चिल्लाते हुए कहता है मेरा मतलब वो नहीं था। फिर वो अपने चार्मिंग फेस के साथ कहता है मेरा मतलब मैं सन को फिर से देखना चाहता हूँ। रेई और भी कहता है जब तक मैं बाहर काम कर सकता हूँ मैं कुछ भी करूँगा, जब तक कि तुम्हारा प्लान मुझे अपने चैम्बर्स में सुखा के मारने का ना हो। ऐसा कहने के बाद सडनली रेई कुछ रियलाइज करता है और कहता है अरे मैंने ये अनएक्सपेक्टेड आउटबर्स्ट कर दिया, लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा ही परेशान हो गया था। रेई दूसरी तरफ देखने लगता है और जिस्कर से कहता है कोई बात नहीं, चलो ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि मैंने कुछ पूछा ही नहीं। जिस्कर उसकी तरफ ही घूर रहा था इसलिए रेई थोड़ा अजीब फील कर रहा था। जिस्कर सडनली कुछ आवाज सुनता है और यह आवाज दीवार के दूसरी तरफ ट्रेनिंग ग्राउंड से आ रही थी। जिस्कर कुछ नाइट्स को वहां पर ट्रेनिंग करते हुए देखता है। फिर वो थोड़ी देर तक चुप रहता है और फिर कहता है तो क्या तुम दिन में स्वॉर्ड चलाना सीखना चाहते हो? ऑफकोर्स हमेशा कोई ना कोई तुम्हें देखता रहेगा और तुम सिर्फ ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर ही रह सकते हो।
रे तो उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा ही हैरान हो गया था। उसे नहीं लगा था कि जिसकर ऐसा भी कुछ बोल सकता है। वो हैरान होकर पूछता है कि क्या। रे अपने मन में कहता है स्वॉर्ड सीखना। वो क्या सोच रहा है, अगर मैंने कभी कोई ट्रबल क्रिएट की तो उसकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। फिर रे का एक्सप्रेशन बदल जाता है और फिर वो कहता है अपने मन में, हाउएवर मेरे पास इस ऑफर को रिजेक्ट करने का कोई रीजन नहीं है। रे जिस्कर की तरफ अपने कदम आगे बढ़ाता है और बोलता है, अगर मैं तलवार चलाना सीख लूं और उससे तुम्हें ही चोट पहुंचाऊं तो। रे की बात सुनकर जिस्कर कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। हो सकता है कि मैं चेस में तुमसे हार गया हूँ, लेकिन स्वॉर्ड्स के साथ ऐसा कभी नहीं होगा। रे जिस्कर की बात सुनकर फनी फेस बना लेता है और कहता है, तुम तो हर चीज के बारे में इतना कैजुअली बात करते हो, लेकिन तुम तो अपनी स्वॉर्ड्समैनशिप के बारे में बहुत कॉन्फिडेंट लगते हो। ऐसा बोलने के बाद ही रे सडनली कुछ रियलाइज करता है और फिर वो सडनली जाकर जिस्कर के हाथ को पकड़ लेता है। रे चिल्लाते हुए पूछने लगता है, रुको, तो क्या इसका मतलब मैं दूसरी चीजें भी सीख सकता हूँ? जिस्कर सीरियस होते हुए पूछता है, तुम्हारा मतलब क्या है? रे उसके आंखों में देखकर कहता है, जैसे कि क्या मैं मैजिक सीख सकता हूँ? तो जिस्कर कहता है कि मैं इसे अप्रूव नहीं करूँगा। जिस्कर फिर से सीरियस हो जाता है और वो बोलता है, तुमने कहा था कि तुम बाहर काम करना चाहते हो और अब तुम मैजिक के बारे में बात कर रहे हो। जिस्कर को सीरियस होते हुए देखकर रे उसका हाथ छोड़ देता है और बोलता है, ये ख्याल यूं ही मेरे दिमाग में आ गया क्योंकि हम न्यू स्किल्स सीखने के बारे में बात कर रहे थे। रे सोचने लगता है, अगर मुझे मैजिक सीखने का मौका मिलता तो मुझे एक मानो स्टोन दिया जाता। उसके साथ इस कमजोर बॉडी के बावजूद मैं अपनी सारी पुरानी पावर्स को पूरी तरह से वापस पा सकता हूँ और फिर मैं आखिरकार बच जाता इस हॉरिबल और होपलेस स्टेट से। जिस्कर कहता है, एक नेशन के पास कितना माना स्टोन है वही उसके पावर्स डिसाइड करते हैं। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम एक स्लेव को दे सकते हो। या तो स्वॉर्ड सीख लो या फिर जैसे हो वैसे ही रहो, चॉइस तुम्हारी है। जिस्कर, ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम बहाना बना रहे हो, क्योंकि तुम्हें शक नहीं पूरा यकीन है कि अगर रे मैजिक सीख लेता है तो उसके बाद वो तुम्हें छोड़कर भाग जाएगा और तुम ऐसा नहीं चाहते। एनीवे, कहानी में वापस आते हैं। रे गुस्से में अपने मुट्ठी को कस के बंद कर लेता है। फिर वो शांत होते हुए कहता है, ठीक है तो फिर मुझे स्वॉर्ड सीखने की परमिशन दो। थोड़ी देर के लिए यहाँ पर सब लोग शांत हो जाते हैं और यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है। हम रे को देखते हैं, वो लंबी लंबी सांसें ले रहा था। इसका मतलब उसे स्वॉर्ड सीखने की परमिशन मिल गई है। ट्रेनिंग करने की वजह से रे इतना ज्यादा थक गया था कि उसके हाथ से उसकी तलवार भी नीचे गिर गई थी। रे अपने मन में कहता है, लेसन्स शुरू करने से पहले मुझे ऑलरेडी पता था कि प्रॉपर स्वॉर्ड्समैनशिप के लिए किन किन स्किल्स, विजन और रिफ्लेक्सेस की जरूरत होती है, लेकिन मेरी पुअर फिजिकल स्ट्रेंथ और स्टेमिना की वजह से स्वॉर्ड को ठीक से स्विंग करना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल है। ये सब कुछ अपने मन में कहने के बाद वो गुस्से में कहता है, हाउ पैथेटिक, और उसकी बात डॉनपिल सुन लेता है। डॉनपिल कहता है, तुम्हें लगता है कि ये पैथेटिक है? तुम्हारे एज में मुझे अपने लेवल के बारे में सोचकर खुद पर शर्म आ रही है। डॉनपिल अभी रे को कॉम्प्लीमेंट दे रहा है कि वो जब रे के एज का था तब वो इस लेवल पर नहीं था। रे कहता है, मैं तुम्हारे ओपिनियन को इग्नोर कर दूंगा क्योंकि जो मेरे ट्रेनिंग का इंचार्ज है वो क्रिस्टियन है। डॉनपिल कहता है, तो क्या ऐसा है? फिर वो क्रिस्टियन से पूछता है, तो बताइए आपका ओपिनियन। ऑनरेबल जनरल। तो उसकी बात सुनने के बाद क्रिस कहता है, ये डेफिनेटली लगता है कि तुम्हारे पास जो स्किल्स हैं वो सालों की एक्सपीरियंस से आई है। सिर्फ नेचुरल एथलेटिक एबिलिटी के साथ बॉर्न होने से ऐसी चीजें नहीं मिलती। हाउएवर, ऐसा लगता है तुम्हारी फिजिक इनफ ट्रेंड नहीं है इसे फॉलो करने के लिए। तुम्हारी बॉडी देखकर ऐसा लगता है तुमने कभी स्वॉर्ड ही नहीं उठाई है, कोई मसल्स नहीं है और स्टेमिना भी बिलो एवरेज है। ये सब बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाता। रे क्रिस की बात सुनकर थोड़ा मुस्कुराता है और फिर बोलता है, इनफ हो गया इवैल्यूएशन, चलो ट्रेनिंग को कंटिन्यू करते हैं। 100 स्वॉर्ड स्विंग्स और उसके बाद उसे रिपीट करना, इतना इनफ है? रे की बात सुनने के बाद क्रिस कहता है कि नहीं,
मैं तुम्हारे मूवमेंट के बारे में कुछ बात करना चाहता था। क्रिस अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए कहता है, ये आज के लिए तुम्हारा लेसन होगा। मैं पहले दिखाता हूँ। ऐसा कहने के बाद क्रिस अपने स्वॉर्ड के साथ रेडी हो गया था और इस तरफ रे और डॉन पेल उसी की तरफ देख रहे थे। क्रिस अपना पोजीशन ले लेता है और हवा में ही बहुत जोरदार एक स्वॉर्ड स्लैश मारता है। इस स्लैश का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा होता है कि क्रिस्टियन के हेयर्स भी मैसी हो जाते हैं और इतना पावरफुल स्वॉर्ड स्लैश देखकर तो हमारा रे भी बहुत ज़्यादा ही हैरान हो गया था। लेकिन मुझे अभी थोड़ा सा टेंशन हो रहा है। अगर जिस्कर को छोड़कर रे को क्रिस से प्यार हो गया तब क्या होगा? ज़्यादा कुछ नहीं, बस वो साइको जिस्कर सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देगा, क्योंकि हमें भी पता है कि वो हमारे रे से कितना ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। तो इस पार्ट को यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट पार्ट के लिए वीडियो को थोड़ा सपोर्ट दिखाओ। वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट में ये बताओ कि आपको आज का पार्ट कैसा लगा।